अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म टीवी पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम साइंस की दुनिया में मुसलमान साइंसदानों के किरदार के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में अंग्रेज़ या यूरोपीय साइंसदान आते हैं, जैसा कि न्यूटन और आइंस्टाइन वगैरह। और हम समझते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज़्यादा किरदार अंग्रेज़ों का है, लेकिन हकीकत इसके उल्ट है। साइंस की बहुत सी अहम इजादात मुसलमान साइंसदानों ने उस वक़्त की थी जिस वक़्त यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था। दोस्तों, ये बात है 750 ईस्वी से लेकर 1250 ईस्वी के दरमियान के अरसे की, जब पूरी दुनिया में इल्मी तौर पर मुसलमान पहले नंबर पर थे। इसी वजह से इस दौर को गोल्डन एज ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है, यानी इस्लाम का सुनहरी दौर। उस दौर में आज के बहुत से ममालिक जैसा कि इराक, ईरान, सऊदी अरब के कुछ इलाके और भी बहुत से ममालिक पर खिलाफत अब्बासिया कायम थी। और इस्लाम के इस सुनहरी दौर की इब्तिदा यानी 786 ईस्वी से लेकर 809 ईस्वी के दरमियानी अरसा में खिलाफत अब्बासिया के खलीफा हारून रशीद थे, जो कि मुसलमानों के एक अजीम खलीफा थे। खिलाफत अब्बासिया का मरकज़ इराक का एक इलाका बगदाद था। उस वक़्त बगदाद इल्मी और सियासी तौर पर अरूज पर था और वहाँ इल्म के चिराग रोशन हो रहे थे। खलीफा हारून रशीद ने बहुत से उलमा और एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा करने वाले लोगों को बगदाद में इकट्ठा किया और बहुत सी इल्मी किताबें भी बगदाद में इकट्ठी की और इन किताबों का तर्जमा करवाना शुरू कर दिया। यहाँ से मुसलमानों की इल्मी तरक्की का आगाज़ हुआ। खलीफा हारून रशीद के बाद उनके बेटे खलीफा मामून रशीद ने इस काम को सरकारी सतह पर शुरू किया और बैतुल हिकमत के नाम से एक इदारा कायम किया, जिसमें सरकारी सतह पर दुनिया के मशहूर स्कॉलर्स को इकट्ठा किया जाता और बहुत सी लातीनी, फ़ारसी और संस्कृत की ज़बान में मौजूद अहम इल्मी किताबों का तर्जुमा अरबी में किया गया और बहुत से अहम साइंसदान जैसे अफलातून, अरस्तु, जालिनूस और सकरात वगैरह की किताबों का तर्जुमा अरबी में किया गया और उन पर तहकीक की गई। बैतुल हिकमत सिर्फ तर्जुमा घर नहीं बल्कि दुनिया का पहला रिसर्च सेंटर बन चुका था। बहुत सी किताबों के तर्जुमे की वजह से इस रिसर्च सेंटर में नए नए नज़रिए पैदा हो रहे थे और नए नए फार्मूले लिखे जा रहे थे। इस रिसर्च सेंटर ने ऐसे ऐसे साइंसदान पैदा किए जिनके बगैर आज की मॉडर्न साइंस अधूरी होती, जैसा कि अल-ख्वारिज़मी। ये एक मुस्लिम साइंसदान थे। उन्होंने बहुत सी लातीनी और हिंदी ज़बान में मौजूद हिसाब की किताबों का मुतालिया किया और फिर दुनिया को अलजबरा जैसा इल्म अता किया। उन्होंने किताबुल जबर के नाम से अलजबरा के ऊपर एक किताब बनाई, वही अलजबरा जिसे आज स्कूलों में पढ़ाया जाता है, और ये अलजबरा रियाजी का अहम हिस्सा है। अल-ख्वारिज़मी ने सिर्फ अलजबरा पर नहीं बल्कि जियोग्राफी पर भी काम किया। दुनिया का पहला नक्शा बनाने में उनका अहम किरदार है। तो दोस्तों, ख्वारिज़मी सिर्फ एक शख्स नहीं था बल्कि एक सोच थी जिसने बैतुल हिकमत में जन्म लिया और साइंस का हर शागिर्द उसे फॉलो करता है। इसी तरह एक और इस्लामी साइंटिस्ट इब्ने सीना भी थे, जिन्हें दुनिया मेडिकल साइंस के बाप के नाम से जानती है, जिसका इल्म और असर आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस का बुनियादी हिस्सा है। उन्होंने 2000 से ज़्यादा किताबें लिखी, लेकिन उनकी सबसे मशहूर किताब अल कानून फ़ी अल तिब थी, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में द कैनन ऑफ द मेडिसिन कहा जाता है। दोस्तों, इस किताब ने सिर्फ मुस्लिम दुनिया में नहीं बल्कि यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में भी 600 साल तक सिलेबस का हिस्सा बनकर हुकूमत की। इस किताब में इब्ने सीना ने बीमारियों की तशख़ीस, इलाज और सर्जरी के असूलों को इतनी तफसील से बयान किया कि आज तक मॉडर्न साइंस हैरान है। उसने पहली बार ये कहा था, ये बीमारी एक मखसूस वजह के बगैर नहीं होती,
یعنی بیماری کی ایک خاص وجہ ضرور ہوتی ہے۔ دوستو، ابن سینا صرف ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ وہ ایک فلسفر اور ریاضی دان بھی تھا۔ اس نے ارسطو کی فلسفی کو اسلام کے نزدیک لانے کی کوشش کی اور ایسے سوالات اٹھائے جو آج بھی بہت سی یونیورسٹیز میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ مزید اسلامی سائنسدانوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کا پارٹ 2 ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔